नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में, इसका एकमात्र सोल्यूशन है वो है आपका टू स्टेट सोल्यूशन। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप इनके पिछले वाले प्रेसिडेंट को देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप, उनका कुछ डिफरेंट स्टैंड था जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप ये आर्टिकल देख सकते हो, बाइडेन सेज टू स्टेट सोल्यूशन ओनली आंसर टू द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। तो इसके बारे में चलिए डिटेल से जानते हैं और मैं आपको बहुत ही डीप में बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, टू स्टेट सोल्यूशन है क्या और इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आती है। क्योंकि बाहर से देखने में तो लगता है कि बहुत ही आसान है। इसमें क्या है कि यहां पर जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको अपना लैंड दे देना चाहिए, इजराइल को अपना दे देना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली है क्या ये चीज, प्रॉब्लम क्यों आती है, इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है और यहां पर जो बाइडेन ने क्या बोला है। तो बेसिकली क्या था, एक प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी और उसके अंदर कई सारे सवाल पूछे गए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर और यहां पर उनका बयान आया कि टू स्टेट सोल्यूशन वाज द ओनली आंसर। तो यहां पर बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि जो सीज फायर है वो तो हो गया है, लेकिन उसके बाद एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है। क्योंकि जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलेगा इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, आपको फ्यूचर में भी इस तरह के जो वॉर्स हैं, इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं। और इसके लिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टैंड था पिछला वाला, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि जो बाइडेन के द्वारा कुछ और चीजें भी कही गई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल का हक है एग्जिस्ट करने का, मतलब कि जो टू स्टेट सोल्यूशन है वो तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अरब देश हैं वो इजराइल के राइट को उनको एक्नॉलेज करने में मना कर दें। मतलब कि इजराइल का भी हक बनता है कि वहां पर उनका देश होना चाहिए, जो कि इस समय एस्टैब्लिश्ड है। प्रॉब्लम इस समय पैलेस्टीनियंस के साथ ही ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा उनके द्वारा यह भी बोला गया कि गाजा में जो भी इस समय डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो भी है, इसको हम रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने इजराइल को यह भी बोला कि यहां पर जो भी फाइटिंग चल रही है जेरूसलम में, आपने देखा सीज फायर होल्ड होने के बाद जेरूसलम के अंदर जो अलग सा मॉस्क है वहां पर वापस से कुछ थोड़ी बहुत घटना देखने को मिली थी। तो इन सारी चीजों को यहां पर उनके द्वारा यह भी बोला गया कि इजराइल को इसको अभी रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और यहां पर उन्होंने कहा है कि मेरा कोई भी शिफ्ट नहीं है कमिटमेंट को लेकर, क्योंकि काफी ज्यादा डाउट किया जा रहा था। यहां पर देखा जा रहा था कि क्या जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो बिलोंग करते हैं जो बाइडेन जिससे, क्या वो अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं। लेकिन यहां पर उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। यहां पर इसको हम जाने टू स्टेट सोल्यूशन के बारे में, उसके पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप का क्या स्टैंड था वो समझना होगा, ताकि आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो टू स्टेट सोल्यूशन है वो ज्यादातर देशों के द्वारा माना जाता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आप देखोगे तो ज्यादातर देश इसको एक्सेप्ट करते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन। इवन भारत का भी स्टैंड देखा होगा, मैंने एक रिसेंटली एक बहुत ही लेंदी वीडियो बनाया था जहां पर भारत का क्या स्टैंड है 1948 से लेकर अभी तक वो क्या रहा है वो मैंने आपको बताया था। लेकिन यहां पर ज्यादातर देश आप देखोगे तो टू स्टेट सोल्यूशन को मानते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब यहां पर राष्ट्रपति चुनकर आए, उनके ऊपर यहां पर बार बार इल्जाम लग रहा था कि ही वॉज प्रो इजराइल एंड ही वाज इग्नोरिंग दी पैलेस्टीनियंस। तो वो पैलेस्टीनियंस को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था। इसका एक मेन कारण मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक प्लान लाया गया था अमेरिका के द्वारा, मिड ईस्ट पीस प्लान। और ये जो प्लान है उनके सन इन लॉ जेरेड कुशनर, उनके द्वारा ये प्लान को बिल्ड किया गया था। इस प्लान में ये बोला गया था कि पैलेस्टीनियंस के पास हक होना चाहिए, उनके जो एक अलग से देश की मांग है वो होना चाहिए, लेकिन विथ ओनली लिमिटेड सोवरेनिटी, इजराइल मेंटेनिंग सिक्योरिटी। अब आप खुद सोच के देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, 1947 में अगर ब्रिटिशर्स कहते कि हम आपको आजादी दे रहे हैं, लेकिन यहां पर ब्रिटिश सेना तैनात रहेगी भारत के अंदर, तो क्या भारत इसको एक्सेप्ट कर पाता? नहीं कर पाता। तो यहां पर क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ब्लू प्रिंट प्लान आप कह सकते हो, उसमें यह था कि हम सॉवरेनिटी देंगे लेकिन लिमिटेड अमाउंट में देंगे, जिसको लेकर पैलेस्टीनियन लीडर्स ने तुरंत इसको रिजेक्ट कर दिया। और यहां पर अब जो बाइडेन के द्वारा बयान है उसमें यह बोला गया है कि यहां पर कंप्लीट सॉवरेनिटी, एक जो देश होता है ना कंप्लीट, वो हम देंगे। और इसी की वजह से यहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि ये टू स्टेट सोल्यूशन है क्या। देखो, हम बात कर रहे हैं सोल्यूशन की, मतलब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सुलझाया जाए, इसका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन यही बताया जाता है और एकमात्र सोल्यूशन बताया जाता है, वो है आपका टू स्टेट सोल्यूशन। इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि जो इस समय लैंड हम देखते हैं, ये जो पूरा इजराइल और ये पूरा जो आप लैंड देख रहे हो, क्या हमें इसको डिवाइड करने की आवश्यकता है? ठीक है,
क्या हमें इसको डिवाइड करना है? अगर डिवाइड करना है तो किस प्रकार से करना है, कैसे ये डिवाइड होगा? इसी को कहा जाता है टू स्टेट सोल्यूशन। एक सिंपल लैंग्वेज में और आप समझो, टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब है कि इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट होना चाहिए अलोंग विथ इजराइल। ये जो आप कुछ वेस्ट बैंक का हिस्सा देख रहे हो, यहां पर गाजा पट्टी आप देख रहे हो, ये एक पैलेस्टीनियन का लैंड होना चाहिए, इसके साथ साथ इजराइल भी एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब कि टू स्टेट्स फॉर टू पीपल, दो लोगों के लिए दो कंट्री होगा, ऐसा ये सोल्यूशन बताता है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। और जैसा मैंने आपको बताया, ज्यादातर सरकारें, चाहे ऑफिशियल पॉलिसी आप देख लो यूनाइटेड स्टेट्स का, काफी लंबे समय तक यही होता रहा है कि टू स्टेट्स होना चाहिए, और इसी के बेसिस पर जो भी पीस टॉक्स हैं दोनों पार्टीज के बीच में, वो कंडक्ट होती आ रही हैं। तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज द सोल्यूशन सो डिफिकल्ट टू अचीव। मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम यहां पर 5000 किलोमीटर दूर बैठकर अगर सोचें तो ऐसा लगेगा यार तुरंत इसको कर देना चाहिए, इतने लोग मारे जा रहे हैं, गाजा में इतनी मृत्यु हुई है, इजराइल के अंदर भी लोग मरे हैं, तो तुरंत इसको लागू करना चाहिए। इसमें डिफिकल्टी क्या है? यहां पर वेस्ट बैंक है, यहां पर बना दो, और यहां पर पैलेस्टीनियंस रहेंगे गाजा में, और यहां पर, और जो इजराइल जहां पर रह रहे हैं वो रहेंगे। देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन चीजें इतनी आसान होती नहीं है। जैसे कि आप भारत में ही देख लो, कश्मीर मुद्दे को लेकर बाकी लोगों को लगता होगा कि कितना आसान है, यहां पर क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि ये इंडियंस को पता है, पाकिस्तानीज को पता है कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका पूरा, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है एक्चुअल सोल्यूशन लाने में। तो यहां पर जब हम इजराइल पैलेस्टीन के टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं तो मेनली 4 इश्यूज पर हमें डिस्कशन करना है। वो 4 इश्यूज अगर आप समझ जाओगे तो बहुत सारी जो ब्रॉडर थिंकिंग है आपकी खुल जाएगी, और आपको और डीप्स में ये समझ में आने लगेगा। सबसे पहला है बॉर्डर का इशू। मैंने आपको क्या बताया, दो कंट्री होना चाहिए, तो दो कंट्री को डिवाइड करना है ना, उसके बाउंड्री लाइन को डिवाइड करना है। इसको लेकर कभी भी सहमति नहीं बन पाती है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। एक तो इसको लेकर कोई बहुत बड़ी चर्चा भी नहीं हुई है कि दोनों आपस में टेबल पर बैठे हों और डिसाइड करें कि ये हमारा बाउंड्री होगा। एक तो पहली बात चर्चा नहीं हुई है, चर्चा होने जाती भी है तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लाइन किस हिसाब से ड्रॉ किया जाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे 1948 के बाद बहुत सारे वॉर्स हुए हैं जहां पर इजराइल ने काफी ज्यादा लैंड जो है उसको ऑक्यूपाई किया है। जब भी वॉर होता है इजराइल यहां पर जीत कर सामने निकल कर आता है, और जीतने का मतलब है कि वो उसके पास पावर है, शक्ति है, वो काफी सारे लैंड को आसानी से ले सकता है। तो इसकी वजह से जो वेस्ट बैंक है, जो पैलेस्टीनियन का लैंड है, वो लगातार छोटा होता गया है। यहां पर आप मैप में भी देख सकते हो, आप देखिए 1946 में, मतलब आपको जो इंडिपेंडेंट है इजराइल का वो 1948 में हुआ था। आप इस 1948 के पहले देखिए, यहां पर ये पूरा पैलेस्तीन के तौर पर देखा जाता, ब्रिटेन के हाथ में था ये पूरा लैंड। और फिर क्या होता है, 1948 का वॉर होता है, राइट, रिमेंबर 1948 के वॉर में आप देखिए कितना सिकुड़ कर रह जाता है। ये आपका ग्रीन कलर में आपका पैलेस्तीन इसके अंदर आ जाते हैं, और बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं। इजराइल में कई सारे पैलेस्टीनियंस रहते हैं, वो यहां पर उनको जाना पड़ता है ये छोड़कर, और वो वेस्ट बैंक में सेटल हो जाते हैं, कुछ गाजा में सेटल हो जाते हैं। इस तरह से आपका चल रहा होता है। और फिर वापस से एक बहुत बड़ा वॉर होता है जिसको हम 6 डे वॉर कहते हैं 1967 में। और 1967 में वॉर की वजह से आप देखिए बहुत कुछ हिस्सा बचा है, मतलब कि एक तरह से इजराइल ने पूरी तरह से यहां पर इसको अपना लिया था, अपने अंडर में ले लिया था। वो तो काफी ज्यादा चलकर, चलो ये कुछ लैंड यहां पर दे दिया, गाजा पट्टी भी आगे चलकर 2005 में दे दिया। तो इस तरह से चीजें चल रही थी। तो कहने का मतलब है कि ये कौन सा साल तय किया जाएगा कि ये वाला साल में जो बाउंड्री थी उसके हिसाब से चलेंगे। ज्यादातर लोगों के द्वारा बिलीव किया जाता है कि 1967 का जो वॉर है उसके पहले जो सिचुएशन था, मतलब कि ये वाला, ये जो मैप आप देख रहे हो ना यहां पर, इसके हिसाब से यहां पर चलना चाहिए। ये आपका पैलेस्टीनियन का लैंड होना चाहिए, गाजा हो गया और ये वेस्ट बैंक हो गया, और बाकी इजराइल का होना चाहिए। ज्यादातर लोगों के द्वारा ये माना जाता है। लेकिन 1967 के वॉर के बाद क्या हुआ है कि बहुत सारे इजरायलीज को यहां पर सेटल किया गया है। ये चाहे आप जेरूसलम की बात करिए, वेस्ट बैंक के अंदर आप देखो ना, इस मैप में आपको क्लियर दिख रहा होगा, बहुत कम हिस्सा बचा है वेस्ट बैंक के पास। इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि कई सारे कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, बैरियर्स लगाए गए हैं इजराइल के द्वारा वेस्ट बैंक में, मतलब कि यहां पर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है ताकि ये जो पैलेस्टीनियंस हैं वो इजराइल के अंदर एंटर ना कर सकें। इस तरह की कोशिश की गई है, मतलब कि यहां पर इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये जो बाउंड्रीज आप देख रहे हो ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? क्या इजराइल इसको मानेगा कि हम अपना जो लैंड उन्होंने लिया था 1967 के वॉर में, क्या वो उसको वापस देने के लिए तैयार हैं? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये जो बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है। दूसरा इसमें जो मुद्दा है वो आपका जेरूसलम का मुद्दा। जेरूसलम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों रिलीजन के लिए, चाहे आप ज्यूइश की बात करिए, इस्लाम की बात करिए या फिर क्रिश्चियनिटी की बात करिए। सभी के साइट्स अभी तक आई एम श्योर आपने कितने सारे वीडियोस देखे हैं, आपने देखा होगा जो टेंपल माउंट है, जो एरिया है, वहां पर सभी के होली साइट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो जेरूसलम है, यहां पर आप देख भी सकते हो, यहां पर हम जेरूसलम की बात कर रहे हैं। ये आपका 1967 के पहले अगर आप देखोगे तो ये वेस्टर्न वाला है, ब्लू कलर में आप देख रहे हो जो, तो वेस्टर्न वाला ये इनके पास था।
और 1967 वॉर के बाद ये जो ईस्टर्न वाला है वो भी इनके पास आ गया था। तो ये आपका जो जेरूसलम है ओवरऑल, इसकी वजह से क्या हुआ, ये इजराइल के पास आने की वजह से आप देख सकते हो जो म्युनिसिपल बाउंड्री है, ये जो ब्राउन कलर का आप देख रहे हो ना, ये और ज्यादा है इन्होंने बड़ा कर दिया ताकि इस पूरे एरिया को इस म्युनिसिपल बाउंड्री के अंदर ले लिया जाए, राइट। तो यहां पर क्या होता है कि जेरूसलम को एज अ कैपिटल दोनों पार्टीज के द्वारा माना जाता है। जो पैलेस्टीनियंस हैं और जो इजरायलीज हैं दोनों कहते हैं कि यही हमारा जो अनडिवाइडेड कैपिटल होगा। यहां पर इजराइल ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि यह हमारा अनडिवाइडेड कैपिटल है। और डोनाल्ड ट्रंप का भी याद रखिएगा, 2017 में उन्होंने डिसाइड किया था कि जो एम्बेसी है वो आपका तेल अवीव से शिफ्ट होके जेरूसलम आ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर एम्बेसी आपको तेल अवीव में दिखेगा, क्योंकि इंटरनेशनली उसको रिकॉग्निशन नहीं दी जाती है। इजराइल कहता है हमारा कैपिटल जेरूसलम होना चाहिए, लेकिन अभी भी ज्यादातर लोग इसको तेल अवीव के तौर पर ही मानते हैं। तो यहां पर जेरूसलम दोनों पार्टीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जेरूसलम में भी अगर आप देखोगे तो कई सारे क्वार्टर्स मिलेंगे, मतलब कि इजराइल ने क्या किया है, अपने कई सारे लोगों को यहां पर बसाया। आप देख सकते हो जोइश क्वार्टर होगा, आर्मेनियन क्वार्टर हो गए, मुस्लिम क्वार्टर हो गया, अलग अलग जगह। इवन वेस्ट बैंक के अंदर भी जो है ना, वहां पर इजराइलीज काफी बड़ी मात्रा में है। तो जेरूसलम का मुद्दा जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको रिजॉल्व करना इतना आसान नहीं है। तीसरे मुद्दे पर आता हूं, वो है आपका रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये बिलोंग करता है 1948 के वॉर में, जब इजराइल इंडिपेंडेंट हुआ था, एक तरह से बना था, देश बना था। तो 1948 में यहां पर क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग यहां पर थे, ये जो इजराइल के अंदर जो पैलेस्टीनियंस रह रहे थे, अरब रह रहे थे, वो उनको एक्सपेल कर दिया गया, हटाया गया, वो वेस्ट बैंक के अंदर आ गए। तो उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, करीब माना जाता है 5 लाख के आसपास, वो लोग वापस रिटर्न होना चाहते हैं। उनका कहना है कि हम अपने घर रिटर्न होना चाहते हैं, राइट। और इसकी वजह से यहां पर अब क्या होता है कि इजराइल तो कभी मानेगा नहीं, क्योंकि इजराइल का कहना है हमारी जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो जाएगी। अगर इतने सारे लोग अचानक से इधर अंदर आ जाएंगे इजराइल में, तो उनकी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। इसकी वजह से यहां पर जो है रेफ्यूजी का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है। यहां पर जो लोग हैं, पैलेस्टीनियंस हैं, उनका मानना है कि हमें राइट होना चाहिए वापस आने का, जो कि इजराइल नहीं मानेगा, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं मानेगा। नेक्स्ट और आखिरी मुद्दा है, चौथा है, वो है आपका सिक्योरिटी का मुद्दा। अब देखो, सिक्योरिटी आपको दो तरह से देखना है। सबसे पहला आपको पैलेस्टीनियन के तौर पर सिक्योरिटी। पैलेस्टीनियंस का सिंपल अर्थ है कि जो फॉरेन मिलिट्री है वो एक तरह से फॉरेन मानते हैं, मतलब कि जो इजरायलीज हैं, जोइश हैं, जो वो लोग आए हैं, उनको फॉरेन मिलिट्री ऑक्यूपेशन है, उसको वहां से तुरंत हटाना चाहिए, ऐसा पैलेस्टीनियन का मानना है सिक्योरिटी के तौर पर। लेकिन इजरायलीज का आप देखिए क्या सोचते हैं। इजरायलीज का ये कहना है कि यहां पर जिस प्रकार से वेस्ट बैंक में हमास ने टेक ओवर कर लिया था, ठीक है, 2007 से आप देखोगे तो पूरी तरह से रूल कर रहा है हमास वहीं पर गाजा पट्टी में, राइट। तो अगर हमास वेस्ट बैंक में भी आ जाता है, मतलब कि हमास तो अभी यहां पर है, गाजा पट्टी में है, और अगर हमास सपोज वेस्ट बैंक में रूल करना स्टार्ट कर देगा, तो इजराइल को डर है कि वो और ज्यादा आतंक फैलाएगा, मतलब यहां पर टेररिज्म और उसके सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाएगा। क्योंकि इस बार का भी वॉर अगर आप देखोगे तो वेस्ट बैंक के साथ नहीं था, वॉर तो गाजा पट्टी के साथ था, हमास जहां पर रूल करता है। तो यहां पर इजराइल को डर है कि हमास अगर इधर आ जाता है, वेस्ट बैंक में रूल करेगा, अगर वो जीत कर आ गया, चुनाव लड़ लिया, तो फिर उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा, ये इजराइल के लिए खतरा है। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज बताता हूं। वेस्ट बैंक में आप देखोगे ना, तो इजराइल अपनी काफी बड़ी आर्मी रखता है। यहां पर क्यों रखता है, उसको जॉर्डन से खतरा है, यहां पर बाहरी जो ताकतें हैं, सीरिया हो गया, कई लोगों से इसको खतरा है, इसलिए वो इसको एक तरह से डिफेंस के तौर पर देखता है कि लोग इधर आक्रमण करने के पहले वो एक तरह से डिफेंस का काम करता है वेस्ट बैंक जो है। तो यहां पर उसको लगता है कि अगर वेस्ट बैंक अपने आप में देश हो गया तो उसको जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सिक्योरिटी का मामला है। तो ये 4 मुद्दे हैं जिसकी वजह से बोला जाता है कि ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है वो आसान नहीं है। आई होप कि इसके बारे में आपको सब कुछ जानने को यहां पर मिल गया होगा। कंक्लूजन में देखिए, यहां पर कह सकते हैं कि अभी तक कोई भी इजरायली सरकार ने मतलब खुलकर पैलेस्टीनियन स्टेट को सपोर्ट नहीं किया है, मतलब इजराइल कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। उसी प्रकार से पैलेस्टीनियन में भी अगर आप देखोगे तो कुछ हद तक माना जाता है कि ठीक है 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन उसमें भी काफी सारे आपको गुड्स देखने को मिलेंगे। किसी का कहना है कि नहीं हमारा पूरा लैंड होगा। तो ज्यादातर अब एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है वो एक प्रकार से डेड हो गया है, कोई मानेगा ही नहीं इस चीज को लेकर। अब देखना होगा कि क्या ये रिवाइव हो पाता है कि नहीं। यूएस में अभी जो प्रेसिडेंसी है उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया है खुले तौर पर, लेकिन क्या ये एक्चुअल में सोल्यूशन हो पाएगा। हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, कहीं ना कहीं पीस वापस से लौटेगी, नहीं हुआ तो इसी तरह आपको समय समय पर वॉर्स देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में। काफी लोगों ने इसके बारे में पूछा था, तो आई होप कि आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 2 स्टेट सोल्यूशन क्या आप मुझे बता सकते हो। आपने देखा होगा कई सारे कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, अकॉर्ड हुए हैं, एग्रीमेंट हुए हैं, इनमें से 4 ऑप्शन में से किसमें एक सेंट्रल आइडिया था। जो 2 स्टेट सोल्यूशन है वो एक सेंट्रल पॉइंट था इस
चार में से कौन से एग्रीमेंट के अंदर? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो, सोशल मीडिया नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी भी अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम बाकी जगह आप जुड़ सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी यूपीएससी का कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जाने से आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।